सभी को नमस्ते। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कन्फेक्शन को कंटिन्यू करना है। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लेक्चर सीरीज का 20th लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 22, 23 और 24 है, जो बेसिकली बताते हैं कि कौन सी कन्फेशन इररेलेवेंट इररेलेवेंट होती है और कौन सी कन्फेशन आपकी रेलिवेंट होती है और कब कन्फेशन रेलिवेंट बन जाती है और कन्फेशन ऑफ को एक्यूज की जो बात करते हैं, इस चीज को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन आपको थोड़ा सा बता दूं कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की बात करें तो उसमें सेक्शन 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 ये जो सेक्शंस थे, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इन सभी सेक्शन को इकट्ठा करके सेक्शन 22, 23 और 24 इन तीन सेक्शंस में ऐड कर दिया है। इन तीन सेक्शंस में इनको ऐड कर दिया है। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये तीन सेक्शन में ऐड कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 22 डील करते हैं। 22 में डिस्कस किया गया है कन्फेशन कोज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्जन, promise when irrelevant, when relevant, जैसे कि when irrelevant in the criminal case। मैं इसको साफ कर दूं एक बार कि बाद में जब कभी आप नोट्स देखेंगे, नोट्स आपको फ्री भी मिलने हैं, ज्यादा वो ना हो, ठीक है। तो ये बोल रहा है ये इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट ये बोल रहा है बेसिकली कि जब कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट या कोर्जन या प्रोमिस से ली जाती है कभी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, तो वो इररेलेवेंट कब होती है, वो इररेलेवेंट कब होती है। देखो इसके बारे में सेक्शन काफी बड़ा 22 सेक्शन, क्योंकि जो अब 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24, 28, 29 तीन सेक्शन का मिक्सचर है। तो काफी बड़ा सेक्शन है। तो आइए नोट्स पे चलते हैं और इस सेक्शन को समझते हैं। तो क्या बोल रहा है कन्फेशन के बारे में सेक्शन 24 क्या बोलता है कि ये पार्ट 2 है बच्चों। पार्ट 1 में हम लोगों ने कन्फेशन जनरली पूरा पढ़ा है, तो वो पार्ट भी जरूर देखना आपने। कन्फेशन कोज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्जन और प्रोमिस व्हेन इररेलेवेंट इन क्रिमिनल केस। तो जब भी कभी क्रिमिनल केस चला होगा और कोई व्यक्ति कन्फेशन देता है, पर वो कन्फेशन उसने इंड्यूसमेंट की वजह से दी, कोई थ्रेट की वजह से दी, कोई कोर्जन की वजह से दी, कोई प्रोमिस की वजह से दी, तो वो इररेलेवेंट मानी जाती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ए कन्फेशन मेड बाय द अक्यूज्ड पर्सन इज इररेलेवेंट इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स if the making of confession appears to the court to have been caused by any inducement, threat or coercion or promise having reference to charges against the accused। अर्थात accused अपराधी के ऊपर जो चार्ज लगे हुए हैं, उन चार्जेस को लेकर अगर किसी को इंड्यूस किया जाता है, किसी को थ्रेट दिया जाता है, किसी को कोर्जन किया जाता है, किसी से कोई प्रॉमिस की जाती है उन चार्जेस को लेके, और वो उसी थ्रेट, उसी कोर्जन, उसी इंड्यूसमेंट, उसी प्रॉमिस की वजह से कन्फेस कर लेता है कि मैंने क्राइम किया है, तो वो कन्फेशन रेलिवेंट नहीं होती है। प्रोसीडिंग्स फ्रॉम पर्सनल अथॉरिटी, और जो किसी को इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्जन, प्रॉमिस दिया जाता है, वो किससे, कौन देता है, वो एक पर्सन देता है जो अथॉरिटी में है। हमने सारी टर्म्स पढ़नी है। पर्सनल अथॉरिटी किसको माना जाएगा, रेफरेंस टू चार्ज का मतलब क्या है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। एंड sufficient in the opinion of the court to give the accused person ground which would appear to him reasonable for supposing that by making confession he would gain any advantage or avoid evil of temporal nature, not any religious nature, not any some other nature, it is temporal, worldly nature in reference to a proceeding against him। तो बेसिकली जो पहला पॉइंट है, जितना ही पहला सेक्शन मैंने आपको बताया पूरा का पूरा, ये पूरा सेक्शन पहले कभी भारतीय साक्ष्य, इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 24 हुआ करता था, जो कि अब 22 का पहला हिस्सा है।
इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा है कि जब भी कोई व्यक्ति जो एक्यूज है किसी ऑफेंस का, वो कन्फेशन करता है, क्योंकि उसके ऊपर जो चार्जेस लगे हुए हैं उन चार्जेस को के रिगार्डिंग उसको इंड्यूस किया जाता है, थ्रेट दिया जाता है, कोर्स किया जाता है, उसके साथ प्रॉमिस की जाती है बाय द पर्सन, जो पर्सन इन अथॉरिटी है, और उसको भी लगता है कि यार अगर मैं कन्फेशन कर लूंगा तो इससे मेरा बेनिफिट हो जाएगा, टेम्पोरल नेचर का बेनिफिट मुझे मिल जाएगा, तो ऐसी कन्फेशन रेलिवेंट नहीं मानी जाएगी। अभी हम इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले, फिर दोबारा से इसी में आएंगे हम लोग। आगे दो प्रोवाइजो पढ़ने, हमने प्रोवाइडेड पढ़ना है, फिर प्रोवाइडेड पढ़ना है, वो हम बाद में पढ़ते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं पूरा पूरा। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल अथॉरिटी का मतलब क्या है। हमने देखा कि वहां लिखा गया था अगर कोई बंदा एक्यूज है किसी ऑफेंस का जिसके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, तो चार्जेस को लेकर अगर उसको इंड्यूस किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है, थ्रेट दिया जाता है, प्रोमिस की जाती है, कोर्ज किया जाता है, तो क्या माना जाएगा, जो भी किया गया है वो हम मानेंगे कि इसकी वजह से कन्फेशन आपकी व्यक्ति देगा, तो वो रेलिवेंट नहीं होगी। ये सारा कौन कर रहा है, ये एक पर्सन कर रहा है जो इन अथॉरिटी में है। अब इन अथॉरिटी में पर्सन कौन होगा, इन अथॉरिटी में हर व्यक्ति को माना जाएगा जिसके पास कोई अथॉरिटी है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई मजिस्ट्रेट है, कोई क्लर्क है, कोई पुलिस कंस्टेबल है, कोई प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है, कोई अटर्नी है। ऑल दीज आर नोन एज द पर्सन इन अथॉरिटी। इट मीन्स दैट अगर कोई मजिस्ट्रेट, कोई क्लर्क, कोई पुलिस किसी को बोलता है कि भाई तू मान ले तूने क्राइम किया है, तेरे हम चार्जेस कम कर देंगे, तुझे उसे लास्ट देते हैं, तेरे ऊपर मर्डर लगा हुआ है, तुझे अटेम्प्ट टू मर्डर या तुझे हम लोग कल्पेबल होमिसाइड में फंसा देंगे, सजा कम हो जाएगी, नहीं तो मर्डर में डेथ पेनल्टी मिलेगी, मान ले तूने क्राइम किया है, तो इसका मतलब व्यक्ति को लालच दिया जा रहा है विद रेफरेंस टू चार्ज। तो अगर वो कन्फेशन करेगा वो रेलिवेंट नहीं होगी। या मान लीजिए कोई प्रोसिक्यूशन, कोई एडवोकेट या कोई पुलिस कांस्टेबल ही बोलता है या पुलिस ऑफिसर ही बोलता है व्यक्ति को कि भाई तू मान ले तूने क्राइम किया है, अगर तू नहीं मानेगा तो तेरे घर में तेरे फादर को भी फंसाएंगे, तेरे मदर को भी फंसाएंगे, तुम्हारे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। कोर्सन किया जा रहा है विद रेफरेंस टू चार्ज, कि तुम्हारे जो चार्ज है उनको बढ़ा दिया जाएगा, तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर चार्ज लगा दिए जाएंगे, तो बंदा कोई कन्फेस करेगा, कन्फेशन इज नॉट रेलिवेंट। अगर व्यक्ति को आप ये सारे थ्रेट्स देते हो, कॉर्जल इंड्यूसमेंट ये सारा देते हो रिगार्डिंग द सेम टू द पर्सन अथॉरिटी, पर्सन इन अथॉरिटी के जरिए ये दिया जाता है, और व्यक्ति को लगता है कि अगर मैं मान लूंगा कि मैंने कन्फेशन करी है तो मेरा बेनिफिट हो जाएगा, वर्ल्डली नेचर का मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, इंड्यूसमेंट मस्ट बी ऑफ वर्ल्डली नेचर एंड नॉट स्पिरिचुअल रिलीजियस। अगर कोई बंदा किसी को रिलीजियस नेचर का थ्रेट देता है कि यार भगवान से डर, तूने क्राइम किया है, मर्डर किया है, मान ले, नहीं तो भगवान तुम्हें सजा तो मिल ही जाएगी, भगवान भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, इस जन्म भी पछताओगे, अगले जन्म भी पछताओगे, अभी भी टाइम है। स्पिरिचुअली किसी को मोटिवेट किया जाता है कि तुम सच बोल दो, तो ये अलाउड है। तो अगर बंदा डर के मारे सच बोल देता है तो वो वॉलंटरली माना जाएगा, वो कन्फेशन रेलिवेंट होगी। पर जो अगर मान लो किसी को डराया धमकाया जाता है रिगार्डिंग चार्जेस को लेकर, तो वो रेलिवेंट नहीं मानी जाएगी अगर वो कन्फेशन दी जाती है। हेयर मोर इस केस में के ई वर्सेस अखिलेश्वरी 1925, मेयर मोरल एग्जॉर्टेशन टू टेल द ट्रूथ। मेरली किसी को मोरली किसी को हम लोग डराते हैं कि भाई तू सच बोल दे, मोरालिटी के अगेंस्ट मत जा, मत भगवान से डर, मत ऐसा बन, तू एक तो क्राइम कर दिया, अब तू एक और गलत बोल के झूठ बोल के एक और क्राइम कर रहा है, ऐसे किसको डराया जाता है। कोई बंदा मान लेता है कि उसने क्राइम किया है तो ये फिर ऑब्जेक्शनेबल नहीं, ये फिर ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। अर्थात किसी को डराया धमकाया जो जाएगा ना, वो उसके चार्जेस को लेके डराया जाए और वो मान ले मैंने क्राइम किया है, तब वो इरेलीवेंट माना जाएगा। इंड्यूसमेंट थ्रेट शुड बी विद रेफरेंस टू चार्ज, मैंने पहले बता दिया। अगर कोई बंदा किसी को डरा धमका रहा है तो वो चार्जेस को लेके डरा धमका रहा है, चार्जेस को लेके लालच दे रहा है, चार्जेस को लेके किसी को थ्रेट कर रहा है कि तेरे चार्जेस बढ़ा देंगे, चार्जेस कम कर देंगे, तुम्हें फ्री कर देंगे, तुम्हें बचा लेंगे, वो चार्जेस को लेके बोल रहा है, तभी वो वैलिड होगा और तभी वो कन्फेशन इररेलेवेंट मानी जाएगी। जैसे कि अगर मान लो कोई व्यक्ति पंचायत के सामने कन्फेशन देता है कि हाँ जी मैंने क्राइम किया है, क्यों, क्योंकि पंचायत उसको बोल रही है कि अगर तूने सच नहीं बोला तो हमें तुम्हें पंचायत से बेदखल कर देंगे, कास्ट से बेदखल कर देंगे, इस परिवार से बेदखल कर देंगे, और डर के मारे वो बोलता है जी हाँ जी मैंने क्राइम किया था। तो पंचायत ने उसे थ्रेट दिया कि तुम्हें कास्ट से बेदखल किया जाएगा। ये जो थ्रेट दिया गया, ये एक व्यक्ति के
चार्जेस को लेकर नहीं है, एक व्यक्ति के किसी जो केस उसके ऊपर चला हुआ है उसको लेकर नहीं है, तो ऐसी जो कन्फेशन होगी वो रेलिवेंट बन जाती है। जब कन्फेशन व्यक्ति करता है थ्रेट की वजह से, इंड्यूसमेंट की वजह से, प्रॉमिस की वजह से, जो इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस उसको एक पर्टिकुलर एरिया से रिमूव सॉरी पर्टिकुलर कास्ट से रिमूव करने को दिए जाएंगे तो वो रेलिवेंट होगी, वो इरेलीवेंट नहीं मानी जाएगी। हाँ, जब चार्जेस को लेके उसको डराया धमकाया जाएगा, तेरे चार्जेस बढ़ा देंगे घटा देंगे, तो वो रेलिवेंट मानी जाएगी कन्फेशन। अब देखो, अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं जो अगला प्रोवाइजो था। अब यहाँ लिखा हुआ आगे, प्रोवाइडेड दैट if the confession is made after impression caused by such inducement threat promise has in the opinion of court been fully removed, it is relevant, section 28। ये पहले था एविडेंस एक्ट का, अब ये 22 का प्रोवाइजो है कि जब कभी किसी व्यक्ति के ऊपर जो थ्रेट उसको दिया गया था, जो उसको प्रॉमिस किया गया था, जो उसको कोर्स किया गया था, जो उसको लालच दिया गया था, अगर ये सारी चीजें रिमूव हो जाती हैं, उसके बाद कोई कन्फेशन की जाती है, वो रेलिवेंट होगी, वो इरेलीवेंट नहीं होगी। मान लीजिए एक थाना है, उसमें एसएचओ किसी को बोल रहे हैं तू मान ले तूने क्राइम किया है, नहीं तो तेरे साथ साथ तेरे भाई को भी लटका देंगे फांसी में। बाद में तब तो ये कन्फेशन रेलिवेंट नहीं थी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि थ्रेट में करेगी ये बंदे ने कन्फेशन, रिगार्डिंग द चार्जेस थ्रेट दिया गया है। पर मान लो 2-3 महीने के बाद उस एसएचओ की बदली हो जाती है, वहां पे कोई नया बड़ा ही सिंसियर एसएचओ आता है जो बिल्कुल ही अच्छा पर्सन है, जो बिल्कुल ऐसे काम नहीं करता। अब अगर व्यक्ति कन्फेशन देगा, कोर्ट को लगता है कि कन्फेशन तब दी गई है जब वो व्यक्ति के ऊपर थ्रेट, कोर्जन, इंड्यूसमेंट रिमूव हो गया था, तो अब वही कन्फेशन रेलिवेंट बन जाएगी। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि कोर्जन में कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ थ्रेट, इंड्यूसमेंट एक्स्ट्रा, then this confession will be relevant. Proviso of section 22, Abdul Razak versus State of Maharashtra, Supreme Court held that once threat on the accused is removed, the confession is valid. अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या बोलते हैं फिर दोबारा से आगे देखिए। अगर आपको ये सारे नोट्स हैं, ये प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव 370 पेजेस के अच्छे इफेक्टिव नोट्स हैं, जिनको टाइप भी किया गया है और टाइप करके ये 150 पेजेस के बने होंगे, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276 या 9816634276 पे मैसेज कर सकते हो। इसी सब्जेक्ट के नहीं, आपने किसी सब्जेक्ट के नोट्स लेने हैं, यू कैन मैसेजेस, वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू वेरी गुड मटेरियल, यू विल डेफिनेटली हमेशा याद रखोगे हमें आप। अब आगे ये लिखा हुआ है दैट इफ सच अ कन्फेशन इज अदरवाइज रेलिवेंट। अगर मान लो कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट है, मतलब ना वो थ्रेट से ली गई, ना वो प्रॉमिस से ली गई, ना वो इंड्यूसमेंट से ली गई, ना वो लालच से ली गई, अदरवाइज वो रेलिवेंट है, तो वो इररेलिवेंट नहीं बनेगी मेयरली इस ग्राउंड पे कि उसे प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी में लिया गया था। कन्फेशन लेने वाले ने अगर उसको बोला था कि हम तुम्हारी कन्फेशन को सीक्रेट रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, और बाद में बता दी गई, तो वो कन्फेशन रेलिवेंट ही रहेगी। अगर वो अदरवाइज रेलिवेंट है तो वो इरेलीवेंट नहीं बन जाएगी इस ग्राउंड पे कि प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी में कन्फेशन ली गई है, या इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसेप्शन प्रैक्टाइज्ड ऑन द अक्यूज्ड पर्सन, या किसी अक्यूज्ड अपराधी के ऊपर कोई डिसेप्शन, कोई धोखा उसके साथ किया गया है। मान लो कोई व्यक्ति किसी को बोलता है तुम कन्फेस कर लो, इस कमरे में कोई नहीं है, ये खाली कमरा है, भगवान से मन खोल के जो बोलना है वो बोल। वो बंदा जोर जोर से रो रो के बोलता है मुझसे क्राइम हो गया, मर्डर हो गया, वहां पे हिडन कैमरा लगे हुए थे, सब रिकॉर्ड हो गया, तो ये कन्फेशन इफ अदरवाइज रेलिवेंट है, अदरवाइज बिल्कुल प्रॉमिस थ्रेट जो ऊपर पड़ा उसमें नहीं ली गई है, तो ये कन्फेशन इररेलेवेंट नहीं बन जाएगी, क्योंकि एक्यूज के ऊपर कुछ धोखा किया गया था, डिसेप्शन उसके ऊपर प्रैक्टिस करी गई थी, या फिर फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इट व्हेन और व्हेन ही वाज ड्रंक। मान लो जो बंदा कन्फेशन दे रहा है वो उसे शराब पी हुई है, अगर अदरवाइज कन्फेशन रेलिवेंट है तो वो इररेलेवेंट नहीं बनेगी इस ग्राउंड पे कि कन्फेशन देने वाला शराब पी के आया था, और बिकॉज इट वॉज मेड इन आंसर टू क्वेश्चन विच ही वॉज नॉट ही नीड नॉट टू आंसर। अगर मान लो किसी बंदे ने किसी क्वेश्चन के आंसर में कन्फेस कर लिया, उसने किसी एमएनए में क्वेश्चन का आंसर दिया और कन्फेशन कर ली, तो ये कन्फेशन अगर अदरवाइज रेलिवेंट है तो इररेलेवेंट नहीं बनेगी इस ग्राउंड पे कि भाई किसी ने किसी क्वेश्चन के आंसर में कन्फेशन करी है। वट एवर मे हैव बीन फ्रॉम द और ही वॉज नॉट बार्ड, अगर अदरवाइज क्वेश्चन कन्फेशन रेलिवेंट है तो वो इरेलीवेंट नहीं बन जाएगी इस ग्राउंड पे कि कन्फेशन करने वाले को वार्निंग नहीं दी गई थी कि ये कन्फेशन तुम्हारे अगेंस्ट एविडेंस के रूप में यूज हो सकती है। अर्थात जो हमारा 22 का दूसरा प्रोवाइजो है वो
सेक्शन 29 इंडियन एविडेंस एक्ट का ही सेम रूप है, कोई फर्क नहीं है। और इसमें ये बोल दिया गया कि कन्फेशन अगर अदरवाइज रेलिवेंट हुई तो यहाँ पे अदरवाइज रेलिवेंट हुई तो यहाँ पे इरेलीवेंट नहीं होगी इन इन ग्राउंड्स पे, अगर वो प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी में ली गई हो, डिसेप्शन प्रैक्टिस करके ली गई हो, वार्निंग नहीं दी गई हो, क्वेश्चन के आंसर में ली गई हो, या शराब में दी गई हो, शराब पी के दी गई हो। तो सेक्शन 22 को ध्यान से देखा जाए तो ये बता रहा है कौन सी कन्फेशन रेलिवेंट होगी, और ये भी बता रहा है कब वो कन्फेशन, कौन सी कन्फेशन इरेलीवेंट होगी, और ये भी बता रहा है कौन सी कन्फेशन रेलिवेंट बन जाएगी। तो ये हमारा सेक्शन 22 है। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं तो क्या लिखो यहाँ पे, कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट होगी तो वो इरेलीवेंट नहीं बनेगी ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी एक्सेट्रा, मतलब बाकी जो ग्राउंड्स है 5-6, प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी है, डिसेप्शन प्रैक्टिस ऑन द अक्यूज्ड है, he gave the confession on the answer of question he was not bound to answer, और he was drunk, और 5-6 पॉइंट्स है जो आपने पढ़े। तो ये सारा हमारा सेक्शन 22 है जो आपने ध्यान में रखना है। अब हम सेक्शन 23 पढ़ना शुरू करते हैं। जो 23 की मैं बात करता हूँ तो इंडियन एविडेंस एक्ट में जो सेक्शन 25 था, जो सेक्शन 26 था, जो सेक्शन 27 था, तीनों को इकट्ठा किया गया और 23 में डाल दिया गया। जो पहला पॉइंट था वो 26 पे पहले 25 होता था एविडेंस एक्ट में। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 23 का दूसरा पॉइंट है, ये पहले कभी 26 हुआ करता था। जो प्रोवाइजो है वो पहले कभी 27 सेक्शन हुआ करता था। तो आइए अब इसको ही पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सेक्शन 23 का पहला पॉइंट सिंपल सी बात बोलता है कि नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। अर्थात पुलिस ऑफिसर के सामने अगर कन्फेशन दी गई तो वो प्रूव नहीं करी जाएगी, उसका कोई महत्व नहीं है। अगर एक व्यक्ति पुलिस वालों को जाकर बोलता है कि मैंने क्राइम किया, मैंने क्राइम किया, मुझे पकड़ो, मुझे फांसी दो, उस कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। कोर्ट उसको बिल्कुल भी महत्व नहीं देता, उस कन्फेशन को प्रूव नहीं किया जाता, कोर्ट उसको इग्नोर कर देता है। दूसरा पॉइंट बोलता है हमारा, कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी इज नॉट रेलिवेंट। जब कोई व्यक्ति कन्फेशन करता है पुलिस कस्टडी में, अर्थात वो व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में है और इस कस्टडी के दौरान वो कन्फेशन करता है, तो वो कन्फेशन रेलिवेंट नहीं होगी अनलेस देयर इज इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। ये एक्सेप्शन आ गई कि पुलिस कस्टडी में कन्फेशन रेलिवेंट हो जाएगी अगर वो पुलिस और वो मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में करी गई हो। इसके ऊपर अच्छे से चर्चा करेंगे, डोंट वरी। और तीसरा जो प्रोवाइजो है वो बात करता है डिस्कवरी स्टेटमेंट की। किसकी बात करता है वो? डिस्कवरी ऑफ फैक्ट की। इसमें क्या बोला गया है, ये पहले कभी सेक्शन 27 हुआ करता था एविडेंस एक्ट का। इसमें बोला गया है अगर एक एक्यूज्ड व्यक्ति पुलिस को बोलता है कि मैंने क्राइम किया और मैंने जो क्राइम करके जो चाकू था, जो क्राइम करने के बाद जो कपड़े थे खून से लथपथ, जो डेड बॉडी थी, जो पिस्टल थी, जो बेसिकली मटेरियल था, उसको मैंने कहीं पे छुपा दिया, कहीं पे हाइड कर दिया या कुएं में डाल दिया, तो ऐसा करने पर पुलिस वाले उस अपराधी को अपने साथ लेकर जाएंगे, साथ में कुछ इंडिपेंडेंट विटनेस लेकर जाएंगे, और सच में जैसा बोला गया था वैसे सामान वहां पे मिल गया, तो जो सामान मिला है, जो स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन दी गई है, वो सारी रेलिवेंट हो जाएगी यहाँ पर। तो 3 पॉइंट्स है। पुलिस के सामने कन्फेशन दोगे कोई महत्व नहीं है, पुलिस कस्टडी में कन्फेशन दोगे कोई महत्व नहीं है, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो जाएगा तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई डिस्कवरी ऑफ फैक्ट को लेकर जिसने डिस्कवरी ऑफ फैक्ट किया वो फिर इंफॉर्मेशन रेलिवेंट हो जाएगी। अच्छे से इस बात को पढ़ेंगे आगे, पुलिस कस्टडी सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले यहाँ भी बात लिखी है कि जब जो 20 ये प्रोवाइजो है वही लिखा हो यहाँ पे कि मान लीजिए कोई पर्सन कुछ बोलता है, डिपोज करता है, कोई स्टेटमेंट देता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज में जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है उससे एक्यूज्ड को जो एक्यूज ने इन्फॉर्मेशन दी है उससे क्या होता है, उससे कोई मटेरियल मिल जाता है, कोई इंफॉर्मेशन जो उसने दी थी उससे कुछ बरामद हो जाता है, कोई मटेरियल मिल जाता है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो दी गई इन्फॉर्मेशन है वो रेलिवेंट हो जाएगी। तो सबसे पहले सेक्शन 23 के पीछे रीजन क्या है ये पढ़ते हैं पहले। क्यों सेक्शन 23 लाया गया? पुलिस के सामने कन्फेशन रेलिवेंट नहीं है, पुलिस कस्टडी में कन्फेशन रेलिवेंट नहीं है, क्यों, क्या इसका रीजन था? तो क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाबूलाल के केस में 1884 को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि इस सेक्शन को लाने के पीछे जो उद्देश्य है वो पुलिस वालों का जो टॉर्चर है उसको रोकना है, पुलिस वाले जो मार पिटाई करते हैं उसको रोकना है।
आपको पता है अगर पुलिस वालों के सामने कन्फेशन को हम रेलिवेंट बोल देते, पुलिस के सामने जो कन्फेशन की जाएगी उसकी वैल्यू होती, तो पुलिस वाले अपने पास एक्यूज की अरेस्ट करने के बाद सबसे पहले उसको मारते पीटते, उससे बुलवाते उसने क्राइम किया है। और जब वो उससे बुलवाते उसने क्राइम किया है, उसकी वैल्यू होती, तो ऑब्वियस सी बात है एक व्यक्ति जो निर्दोष है वो ही बोल देता कि हाँ मैंने क्राइम किया, पुलिस से तो बचना है उस टाइम, पुलिस तो बुरे बुरे हाल से मारती। तो क्योंकि पुलिस अपना आर्बिट्रेरी काम ना करे, ताकि पुलिस की आर्बिट्रेरी पावर को रोका जा सके, ताकि पुलिस किसी प्रकार का कोई टॉर्चर ना करे, इसी उद्देश्य से ये लॉ लाया गया कि अगर पुलिस के सामने किसी ने कन्फेशन कर भी दी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ताकि पुलिस किसी को जबरदस्ती बुलवाने की कोशिश ना करे कि तूने क्राइम किया है मान ले। ये सारी बातें क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाबूलाल केस में बोली गई थी। आगे आता है हमारा स्कोप। तो सेक्शन नंबर 23 की बात की जाए, पहला पॉइंट बोलता है पुलिस के सामने कन्फेशन की गई, कोई रेलिवेंसी नहीं है। दूसरा बोलता है पुलिस कस्टडी, ये पुलिस कस्टडी का बड़ा महत्वपूर्ण वर्ड है, पुलिस कस्टडी में कन्फेशन करी गई, कोई रेलिवेंसी नहीं है। और प्रोवाइजो बोलता है कि कोई डिस्कवरी ऑफ सम फैक्ट हो जाती है, कोई व्यक्ति कोई स्टेटमेंट बोलता है और उस स्टेटमेंट के आधार पर कोई फैक्ट डिस्कवर हो जाता है, तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई उससे फैक्ट डिस्कवर हुआ, वो सारा रेलिवेंट हो जाएगा। एक्यूज बोलता है मैंने डेड बॉडी, मैंने मर्डर किया, डेड बॉडी आंगन में मैंने दफना दी वहां पर, और पुलिस वाले उसको लेकर गए कुछ लोगों के साथ इंडिपेंडेंटली, और वहां सच में डेड बॉडी निकल आई, और वो डेड बॉडी डीएनए टेस्ट किया, वो सच में वही जो पर्सन मर गया था उसकी डेड बॉडी थी। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई वो सारी रेलिवेंट हो जाएगी। दिस इज द स्कोप ऑफ सेक्शन 23। पहले ये सेक्शन 25, 26, 27 हुआ करता था इंडियन एविडेंस एक्ट में, अब तीनों को इकट्ठा 23 में ऐड कर दिया। नाउ 23 का फर्स्ट बोलता है इफेक्ट ऑफ पुलिस प्रेजेंस। इसमें क्या बोला गया है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जगह पे पुलिस का प्रेजेंस होती है, वहां बंदा कन्फेशन देता है। मान लो कोई बंदा कोई अपराधी है, वो अपने दोस्त के आगे बोल रहा है यार मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मैंने क्राइम कर दिया, ऐसे से बोल रहा है वो, वहां पे आसपास पुलिस वाले कैजुअली वहां पे खड़े हैं, तो क्योंकि पुलिस वाले कैजुअली खड़े हैं तो कन्फेशन की वैल्यू खत्म नहीं हो जाएगी। यहाँ पे पुलिस वालों के डर से कन्फेशन नहीं दी जा रही है, यहाँ पे अपनी इच्छा से पर्सन बोल रहा है, ये बोल रहा है इफ कन्फेशन इज मेड बाय समवन बट पुलिस मैन इज ओनली कैजुअली प्रेजेंट एंड ओवर हियर इट, पुलिस वालों ने सुन लिया, वो कैजुअली खड़े थे, किसी को पता नहीं वो पुलिस वाले हैं, तो ऐसी कन्फेशन रेलिवेंट होगी, ये वॉलेंटरली नेचर माना जाएगा कन्फेशन का, ये इरेलीवेंट नहीं मानी जाएगी। लेकिन वहीं पे पुलिस वाले सीक्रेट एजेंट बन के वहां पे खड़े हैं भीड़ में कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए, और कोई व्यक्ति उसको पता है आसपास पुलिस खड़ी है, पुलिस भी वहां पे उसको कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए वहां पे खड़ी है, दोस्त के सामने कोई कन्फेशन कर देता है तो यहाँ पे कन्फेशन फिर रेलिवेंट नहीं होगी। मेन जो पर्पज है वो यही है कि पुलिस वालों के डर में कन्फेशन ना दियो, मेन पर्पज यही है कि पुलिस वालों के प्रेशर में आके कन्फेशन ना दियो, कन्फेशन बेसिकली फ्री हो, बिना किसी डर के बिना किसी भय के। सीताराम वर्सेस स्टेट 1966 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में क्या बोला गया, इस केस में बोला गया एक्यूज लेफ्ट लेटर इन डेड बॉडी। इसमें क्या हो बेसिकली एक अपराधी था, उसने क्राइम किया, क्राइम करने के बाद एक लेटर लिखा प्रॉपर कि मैंने क्राइम किया है, अपना नाम लिखा पूरा बताया, और वहां लेटर छोड़ के चला गया। 2 घंटे बाद पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन करने लगी, वहां लेटर मिला, तो वो जो कन्फेशनल लेटर था ना उसको रेलिवेंट माना गया, क्योंकि वो लेटर जब लिखा गया था तब किसी पुलिस का प्रेशर नहीं था, ये कन्फेशन बिफोर पुलिस नहीं थी, ये कन्फेशन टू पुलिस नहीं थी, ये कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी नहीं थी, ये फ्रीली कन्फेशन थी, इसको रेलिवेंट माना गया था क्योंकि व्यक्ति ने मर्डर करके वहीं पे अपने फ्री मन से कन्फेशन करके वहां पे लेटर छोड़ दिया था, जो कि पुलिस वालों को बाद में मिला, पुलिस के डर से वो लेटर नहीं लिखा गया। कन्फेशनल एफआईआर, कभी कभी ऐसा होता है कोई व्यक्ति थाने में जाता है और बोलता है सर ये लो पिस्टल, मैं अपनी वाइफ का मर्डर करके आया हूं, एफआईआर लॉन्च करो, मुझे अरेस्ट करो। अर्थात पर्सन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट तो दर्ज कराता है एफआईआर, साथ में कन्फेशन भी कर देता है कि मैंने क्राइम किया, मैंने वाइफ को मारा, मैंने अपने हस्बैंड को मारा, या मैंने वाइफ को मारा, या मैंने किसी को मारा, साथ में कन्फेशन कर रहा है और साथ में बोल रहा है एफआईआर लॉन्च करो। तो ऐसे केस में जो एफआईआर है वो लॉन्च करी जाएगी, उसका महत्व होगा, पर जो कन्फेशनल पार्ट है पुलिस के सामने उसका कोई रेलिवेंसी नहीं होगी। कोर्ट में कल को उस चीज को आप सबूत लेकर नहीं आ सकते कि कोर्ट इसने पुलिस के सामने खुद माना था कि भाई इसने क्राइम किया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी तक मैं 23 का पहला पॉइंट ही करवा रहा हूँ सारा, जो पुलिस के सामने कन्फेशन की बात कर रहा है। अब इसका अगला पॉइंट है हमारा पुलिस ऑफिसर का मतलब क्या है।
सेक्शन 23 का पहला पॉइंट बोलता है कि जो पुलिस के सामने कन्फेशन करी हो उसका कोई रेलिवेंसी नहीं है, पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन करी हो उसका कोई महत्व नहीं है। क्वेश्चन ये है कि पुलिस ऑफिसर का मतलब क्या है? क्या सीबीआई वाले को पुलिस ऑफिसर माना जाएगा? क्या ईडी वाले को पुलिस ऑफिसर माना जाएगा? क्या एक कस्टम ड्यूटी वाले पर्सन को पुलिस ऑफिसर माना जाएगा? इसका आंसर बड़े अच्छे से अहमद नूर खान वर्सेस स्टेट ऑफ असम के केस में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 1972 को दिया। कोर्ट ने बोला कि कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर है या नहीं है, ये डिपेंड करेगा इस चीज पर कि वो सेक्शन 12 चैप्टर 12 सीआरपीसी जो है, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर 13 बन गया है, उसमें पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक्सरसाइज करता है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो पहले सीआरपीसी था उसके तहत इन्वेस्टिगेशन की पावर यूज करता है तो मतलब वो पुलिस ऑफिसर इस भारतीय साक्ष्य नियम के लिए कन्फेशन के लिए पुलिस ऑफिसर ही माना जाएगा। अर्थात चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे स्पेशल एजेंसी हो, कोई भी, इन सभी को हम लोग डेफिनेटली पुलिस ऑफिसर मानेंगे अगर अगर ये सभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इन्वेस्टिगेशन की पावर यूज करते हैं। तो हमारा 23 पूरा खत्म हो गया, ये होगा आपको अच्छे से समझाया होगा। अब 23 का 2 देखते हैं, 1 खत्म हुआ, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी। अब ये पुलिस कस्टडी क्या है समझने की कोशिश करना। एक तो आप पुलिस के सामने कन्फेस करते हो, मैंने मर्डर किया, मैंने रेप किया, मैंने क्राइम किया, पुलिस को बता रहे हो। एक आप पुलिस को नहीं बता रहे, आप पुलिस के कंट्रोल में हो, पुलिस ने आपको अरेस्ट किया हुआ है, लेकिन आप या तो जाकर किसी हॉस्पिटल वाले डॉक्टर को बता दे रहे हो, किसी नर्स को बता दे रहे हो, किसी फ्रेंड को बता दे रहे हो, किसी अपने टांगा वाले बंदे को, टांगा में आपको पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं कहीं पे, आप टांगा वाले ड्राइवर को बता रहे हो, या कोई होटल में खाना खाने रुकते हैं कहीं पे पुलिस वाले कि आपको लेके जा रही है मजिस्ट्रेट के पास, आपके ऊपर पुलिस का चेक है और आप किसी रेस्टोरेंट वाले को बता रहे हो कि भाई मैंने क्राइम कर दिया। इट इज अ कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी। पुलिस के सामने कन्फेशन नहीं कर रहे हो आप, कन्फेशन बेशक डॉक्टर को कर रहे हो, टांगा वाले को कर रहे हो, ड्राइवर को कर रहे हो, होटल वाले को कर रहे हो, बट आप उस टाइम कर रहे हो जब आपके ऊपर पुलिस का चेक है, जब आप पुलिस कस्टडी में हो। कस्टडी हियर डज नॉट मीन्स अ फॉर्मल कस्टडी। कस्टडी का ऐसा मतलब ही नहीं है कि पुलिस ने आपको प्रॉपर कस्टडी करा हुआ है, फॉर्मल तरीके से आपको हाथ से पकड़ा हुआ है, प्रॉपर आप पुलिस की कस्टडी में हो, आसपास पुलिस है, बीच में आप हो, ऐसी कस्टडी से मतलब नहीं है। इट कैन बी इनफॉर्मल कस्टडी। सपोज सपोज पुलिस वाले आपको टांगा में लेके जा रहे हैं कहीं पे, मजिस्ट्रेट या हॉस्पिटल में या गाड़ी में लेकर जा रहे हैं, और रास्ते में पुलिस वालों को टॉयलेट लगता है, पुलिस वाले उठ के जाते हैं और जाकर पेशाब करने कहीं पे जाते हैं आसपास की झाड़ियों में। पीछे से आप बोल देते हो ड्राइवर को कि मैंने ऑफेंस किया, मैंने मर्डर किया, मुझसे हो गया, मैं क्या करूं अब, मैंने क्राइम कर दिया। तो उस टाइम, जिस टाइम बोला गया पुलिस ने आपको प्रॉपर्ली अरेस्ट नहीं किया था, आप फॉर्मल तरीके से नहीं थे, कस्टडी में नहीं थे, बट आपके ऊपर पुलिस का चेक था। जब आपके पुलिस का चेक होगा आप पुलिस कस्टडी में माने जाओगे और आपकी कन्फेशन रेलिवेंट नहीं होगी। अर्थात कस्टडी इंक्लूड्स सच स्टेट ऑफ अफेयर्स इन विच accused कैन बी said to have come into the hands of a police officer or can be said to be under some sort of restriction or surveillance। जब किसी प्रकार का सर्विलियंस पुलिस का किसी के ऊपर होगा तो उस व्यक्ति को माना जाएगा वो पुलिस कस्टडी में है। अर्थात जब आप पुलिस कस्टडी की में हो तो कन्फेशन आपकी रेलिवेंट नहीं मानी जाएगी। समझने की कोशिश करो आप एक बार। पुलिस वाले ने किसी को अरेस्ट किया, पुलिस वालों को पता है कि यार हमारे सामने जो बोलेगा उसकी वैल्यू तो है नहीं। अगर पुलिस कस्टडी में वैल्यू कर देते तो पुलिस वाले पता क्या करते, पुलिस वाले उसको मारते पीटते, फिर उसको बोलते भाई अभी लेके जा रहे हैं मजिस्ट्रेट के पास, रास्ते में होटल में खाना खाने रुकेंगे, वहां होटल के ढाबे के रेस्टोरेंट के मालिक को कन्फेस कर दियो, या हॉस्पिटल जा रहे हैं जाकर डॉक्टर को कन्फेस कर दियो, हम वहां पे नहीं रहेंगे, हम आगे पीछे होंगे, कन्फेस कर दियो अपने आप। तो फिर तो दिक्कत तो फिर पैदा वही हो जाती है 23(1) में जो दिक्कत पैदा होती है, पुलिस की डर में उसने कन्फेशन करी। अगर नहीं तुम कन्फेशन करोगे तो वापिस तुम्हारे पास ही आना है, टांगे तोड़ देंगे टांगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पुलिस वालों का एक्यूज के ऊपर उनको कन्फेशन करने के ऊपर चेक रहता है, और साथ में
वो कस्टडी में भी कन्फेशन करवा सकते हैं, अपने पास नहीं कराएंगे, डॉक्टर के पास करवा देंगे। तो इन चीजों से बचने के लिए साफ साफ बोल दिया गया कि जब पुलिस कस्टडी में कोई व्यक्ति है तब भी कन्फेशन करी जाएगी, उसका कोई महत्व भी नहीं है। अब कस्टडी भी पुलिस कस्टडी भी होती है, जुडिशियल कस्टडी भी होती है। पुलिस कस्टडी कैसे? जब व्यक्ति पुलिस के कंट्रोल में है। और जुडिशियल कस्टडी कैसे? जब व्यक्ति जेल में है। पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस के लॉकअप में है, पुलिस का कंट्रोल है, आसपास पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर का चेक है इसके ऊपर। और जुडिशियल कस्टडी मतलब वो जेल में है, सेंट्रल जेल में, स्टेट जेल में, जहां पे पुलिस वालों का कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पे कन्फेशन की बात की जा रही है, पुलिस कस्टडी में जब करी जाएगी तो वो रेलिवेंट नहीं होगी। जुडिशियल कस्टडी की बात यहाँ पे नहीं करी जा रही। अब एक केस था एम्परर वर्सेस जोगिया। इस केस में क्या हुआ, एक वुमेन को अरेस्ट किया गया और चौकीदार के पास छोड़ा गया। वुमेन ने क्राइम किया था, उसको पकड़ा गया, चौकीदार के पास छोड़ दिया गया। तो बोला गया कि भाई हम पुलिस को लेकर आते हैं, चौकीदार को बोला तुम इसको पकड़ो, इसको रखना, इसका ध्यान रखना। वुमेन ने अपनी कन्फेशन चौकीदार को कर दी सारी सारी कि मैंने क्राइम किया। कोर्ट में बोला गया ये कन्फेशन जो वुमेन ने चौकीदार को की, चौकीदार भी एक पुलिस ऑफिसर माना जाएगा और हम लोग यहाँ पे इस कन्फेशन को रेलिवेंट नहीं मानेंगे। आर वर्सेस लेस्टर के केस में क्या हुआ, एक टांगा ड्राइवर के सामने कन्फेशन करी गई, पुलिस कस्टडी में कन्फेशन मानी गई, रेलिवेंट नहीं मानी गई। कहीं पे जा रहे थे, टांगा ड्राइवर था आगे, पीछे और लोग बैठे हुए थे, और जब जा रहे थे तो टांगा ड्राइवर ने क्या किया, कन्फेशन ले लिया उसका, मतलब उस अपराधी ने टांगा ड्राइवर को बोल दिया मैंने क्राइम किया है। कोर्ट ने बोला ये जो कन्फेशन किया गया ये ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी ही किया गया है, ये रेलिवेंट नहीं होगा। एनसीटी दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू 2005, इस केस में क्या बोला गया कि अगर व्यक्ति टीवी में कोई स्टेटमेंट देता है, प्रेस रिपोर्टर को कोई स्टेटमेंट देता है कि मैंने क्राइम किया है, पर आसपास वो एक्यूज्ड के पुलिस है, वो पुलिस की कस्टडी में माना जाएगा और ये कन्फेशन अनरिलायबल मानी जाएगी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो टीवी के आगे आगे आके बोल रहा है मैंने क्राइम किया, वो मीडिया हाउस में बोल रहा है, सब जगह बोल रहा है मैंने क्राइम किया, पर आसपास पुलिस खड़ी है, तो माना जाएगा वो पुलिस कस्टडी में ही है। किंग एम्परर वर्सेस पंचम 1933, इस केस में क्या बोला गया, पुलिस कस्टडी द मोमेंट पुलिस अरेस्टेड हिम एंड गो अवे ही इज इन द पुलिस कस्टडी। जैसे पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, अब पुलिस जहां मर्जी जाए पुलिस कस्टडी में व्यक्ति माना जाएगा और पुलिस कस्टडी में जो कन्फेशन करी जाएगी वो रेलिवेंट नहीं होगी। पर इसी में 23 के दूसरे पॉइंट में आगे लिखा हुआ है अनलेस इफ देयर इज इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, तो कन्फेशन रेलिवेंट बन जाती है। अर्थात कोई व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में है, बिल्कुल है, पुलिस की कस्टडी में है और वो कन्फेशन कर रहा है, लेकिन वहां पे मजिस्ट्रेट भी प्रेजेंट है, तो वही कन्फेशन फिर रेलिवेंट बन जाएगी। अब इसका डायरेक्ट लिंक जो है वो हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन नंबर 183 के साथ है, जो बात करता है कि हम कन्फेशन कैसे रिकॉर्ड करेंगे। 183 में यही लिखा हुआ है कि किसी की कन्फेशन कैसे रिकॉर्ड करी जाएगी। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया हुआ है और वो बोलता है जी मैं मानता हूँ मैंने क्राइम किया है, मैंने मर्डर किया, मैंने मर्डर किया है। अब पुलिस वाले उसको जाकर ले जाते हैं और मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर देते हैं। अब है तो वो व्यक्ति पुलिस कस्टडी में इस टाइम पर, बेशक वो मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा है, पर है तो वो पुलिस के कंट्रोल में, पुलिस कस्टडी में है। बेशक पुलिस वाले उस मजिस्ट्रेट के रूम में नहीं है, बाहर खड़े हैं, पर फिर वो पुलिस कस्टडी में माना जाएगा। अब यहाँ पे वो कन्फेशन जो करेगा वो 183 बीएनएसएस के तहत कन्फेशन बन जाएगी और यहाँ पे कन्फेशन की वैल्यू रेलिवेंट हो जाएगी कन्फेशन, ये कन्फेशन इररेलेवेंट फिर नहीं होगी। अर्थात confession in a police custody is not relevant, but if there is immediate presence of magistrate, such confession will become relevant. डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, अब जो प्रोवाइजो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट की बात करता है वो बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दी, कन्फेशन करी कि मैंने क्राइम किया और मैंने क्राइम करके जो वेपन था वो यहाँ छुपा दिया, यहाँ हाइड कर दिया, हिडन रखा उसको, और कल को उस एक्यूज को लेकर जाए वहां पे जहां पे उसने छुपाया था और वहां पे सच में मटेरियल मिल जाता है, तो जो भी इंफॉर्मेशन उसने दी है वो सारी रेलिवेंट हो जाएगी। पुलुकुरी कोटैया वर्सेस एम्परर बहुत ही लैंडमार्क केस है जो बार बार एग्जाम्स में आता है, 1947 का प्रीवी काउंसिल का, जिसमें साफ साफ बोला गया कि अगर एक व्यक्ति कन्फेशन करता है और कन्फेशन के साथ वो कोई फैक्ट बताता है और वो फैक्ट डिस्कवर हो जाता है, थ्योरी ऑफ कन्फर्मेशन यहाँ पे अप्लाई हो जाती है, तो जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है वो सारी रेलिवेंट हो जाएगी। हाउएवर कन्फेशन यहाँ भी रेलिवेंट नहीं होगी। जब वो बोल रहा है मैंने मर्डर किया और चाकू छुपा दिया, मैंने मर्डर किया वो रेलिवेंट नहीं होगा, हाँ चाकू छुपा दिया वो बात रेलिवेंट हो जाएगी और बाकी चीजों के साथ कोरोबरेट करके फिर केस को डिसाइड किया जाएगा।
अग्रू नागेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1966 सुप्रीम कोर्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसमें भी यही बताया गया था कि जब कोई व्यक्ति एक फैक्ट बताता है और वो डिस्कवर हो जाता है, वो कन्फेशन करता है, तो कौन सी चीज रेलिवेंट होगी? कन्फेशन रेलिवेंट नहीं होगी। जो उसने फैक्ट बताया, जो डिस्कवर हुआ, जो इन्फॉर्मेशन दी, वो सारी रेलिवेंट हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ दिस प्रोवाइजो। दिस प्रोवाइजो मतलब जो 23 का प्रोवाइजो है, जो पहले कभी सेक्शन 27 हुआ करता था, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है? एक व्यक्ति बोल रहा है कि मैंने क्राइम किया और वहां पे मैंने कुछ छुपा दिया, और वो बंदा पुलिस कस्टडी में है। अरे पुलिस कस्टडी में है और वो बोल रहा है कि मैंने क्राइम किया और चाकू वहां छुपा दिया, तो वो रेलिवेंट है। और बंदा पुलिस कस्टडी में नहीं है, ऐसे वो बताता है किसी को, तो वो रेलिवेंट होगा नहीं होगा? मतलब बड़ा ही एक कंफ्यूजन की स्टेज थी कि क्या इसकी क्या रेलिवेंसी है। तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस दियोमान उपाध्याय के केस में 1960 में पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फुल बेंच ने ये बात मानी कि जो 27 हुआ करता पहले एविडेंस एक्ट का, वो इररेलिवेंट है, वो वाइड है, ये सही सेक्शन नहीं है। ये कोई बात नहीं बनी कि किसी ने कुछ बात बताई और डिस्कवर हो गया फैक्ट, तो वो रेलिवेंट हो जाएगा। ये गलत है, इररेलिवेंट है, इलॉजिकल है, वाइड है ये प्रोविजन। पर बाद में यही केस जब आगे अपील में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, ये सेक्शन बिल्कुल सही है। अगर कोई व्यक्ति कन्फेशन करता है, फैक्ट्स बताता है, थ्योरी ऑफ कन्फर्मेशन से वो डिस्कवर हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, तो बातें कोरोबरेट हो रही हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट हो जाएगी, वो रेलिवेंट नहीं होगी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन को ओवर रूल कर दिया। अब लास्ट पॉइंट बचता है हमारा सेक्शन 27 एंड सेक्शन 20, आर्टिकल 20 क्लोज 3। 27 मतलब अब क्या, कौन है ये? अब ये प्रोवाइजो है सेक्शन 23 का, है ना। और आर्टिकल 23 किसकी बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की, संविधान के आर्टिकल की। आर्टिकल 23 बात करता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, अर्थात सभी को अधिकार है कि उसको उसके अगेंस्ट गवाह नहीं बना सकते। सभी का राइट है कि उसे सेल्फ इंक्रिमिनेशन का राइट है सबके पास। आप किसी को भी जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि तुम अपने अगेंस्ट गवाह बन जाओ। तो क्वेश्चन राइज हुआ कि अगर एक व्यक्ति 27 में ये स्टेटमेंट दे देता है कि भाई ऐसे ऐसे मैंने क्राइम किया, वहां चाकू छुपा दिया और चाकू मिल गया, तो वो स्टेटमेंट तो उसके अगेंस्ट यूज हो गई, तो फिर आर्टिकल 20 क्लोज 3 का वायलेशन हो गया। लेकिन स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी कालू उगाद, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सेक्शन 27 और आर्टिकल 20 क्लोज 3 आपस में बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। दोनों सेक्शन आर्टिकल और दोनों प्रोविजंस आपस में बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और बिल्कुल सही है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे सेक्शन 24, जो लास्ट सेक्शन है कन्फेशन का। ये पहले कभी सेक्शन 29 हुआ करता था, सॉरी सेक्शन 30 हुआ करता था, 30 हुआ करता था इंडियन एविडेंस एक्ट का। अभी सेक्शन 24 है जो बात करता है कन्फेशन बाय को एक्यूज्ड, कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर ज्वाइंटली अंडर ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस। अर्थात जब दो या दो से ज्यादा लोगों के अगेंस्ट ट्रायल चला हुआ है कि उन्होंने ऑफेंस किया है, और वो लोगों में से कोई एक कन्फेशन कर देता है कि मैंने और मेरे सह अपराधी ने मिलकर कोई क्राइम किया, खुद तो बोल रहा है मैंने क्राइम किया, साथ में किसी और का नाम भी ले रहा है कि मैंने और इसने मिलकर क्राइम किया, तो ऐसी कन्फेशन की क्या वैल्यू होगी सेक्शन 24 हमें बता रहा है। एक बार नोट्स में देखते हैं सेक्शन 24 क्या बोलता है, फटाफट नोट्स में आते हैं। ये नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, मैंने नंबर आपको पहले बता दिया है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। हाँ, एक और बात बता दूं आपको, देखो जो मैं आपको ये वाली पीडीएफ दिख रही है सामने आपको, दिस वन पीडीएफ, ये पीडीएफ टोटली फ्री है जो मैं लिख रहा हूँ हाथों से। ये पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम लिखा हुआ है, टेलीग्राम पेज, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हमारा पेज है टेलीग्राम पे लो बिटवीन्स का, उसमें हम लोग नोट्स भी डालते हैं, उसमें हम लोग डेली की लिंक भी डालते हैं क्लासेस के, तो आपको सारे नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। भारतीय साक्षर नियम के जो भी मैंने पढ़ाए हैं ऑनलाइन आपको क्लासेस, वो सभी नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए 24 पढ़ना शुरू करते हैं। 24 क्या बोलता है? कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन, कोई कन्फेशन है वो प्रूव हो गई है, जो अफेक्ट कर रही है पर्सन को, जो मेकिंग जो कन्फेशन बना रहा है, एंड अदर, और अदर को भी अफेक्ट कर रही है, ज्वाइंटली अंडर ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस, अर्थात कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड। क्या होगी उस कन्फेशन की वैल्यू जिसमें व्यक्ति ने अपने आप को क्रिमिनल बोला, साथ में औरों को भी क्रिमिनल बोला। व्हेन मोर पर्संस देन वन आर बीइंग ट्राइड ज्वाइंटली फॉर द सेम ऑफेंस, एक से ज्यादा पर्सन एक ऑफेंस के लिए ट्राई हो रहे हैं, उनके ऊपर केस चला हुआ है,
and a confession made by one of such person affecting himself and some other person is proved। और उसने जो बोला कि मैंने क्राइम किया और औरों के साथ मिलके क्राइम किया और वो कन्फेशन प्रूव हो गई कि उसने क्राइम किया, कन्फेशन प्रूव हो गई। कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। कोर्ट में टेक इनटू अकाउंट सच कन्फेशन इज अगेंस्ट द अदर पर्सन आल्सो एज वेल एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक सच कन्फेशन। तो जब भी कोई व्यक्ति कन्फेशन करता है जिसमें अपने आप को फंसाता है, औरों को फंसाता है, तो कोर्ट की मर्जी है कि कोर्ट उस कन्फेशन को रेलिवेंसी दे सकती है। कोर्ट की मर्जी है उस कन्फेशन को कंसिडरेशन दे सकती है। उस कन्फेशन को कोर्ट उस और पर्सन के अगेंस्ट भी रेलिवेंट मान सकती है और जो व्यक्ति कन्फेशन दे रहा है उसके अगेंस्ट भी उसको रेलिवेंट मान सकती है। अब एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलता है? ऑफेंस हियर यूज्ड इन दिस सेक्शन इंक्लूड्स द अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस। अर्थात ऑफेंस का मतलब अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस भी होगा, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस भी होगा। मान लीजिए 4 लोग हैं, एक लोग बोल रहा है उसका मर्डर कर दे, दूसरों को भड़का रहा है वो, दूसरा जाके बोलता है मैं ट्राई करके आता हूँ, उसने उसका मर्डर करने की कोशिश करी, बंदा बच गया, और तीसरा जाके मर्डर ही कर देता है। इन तीनों लोगों का ऑफेंस सेम ऑफेंस माना जाएगा। अर्थात कल को केस चलेगा, तीनों का इकट्ठा ट्रायल चलेगा, तो किसी एक ने भी कन्फेशन कर दी और औरों को फंसा दिया, तो वो इस सेक्शन के तहत रेलिवेंट हो जाएगी। तो सेक्शन 24 का एक्सप्लेनेशन बोलता है कि ऑफेंस का मतलब अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस भी है, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस भी है। और एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलती है? 2 बोलती है अ ट्रायल ऑफ मोर देन वन held in the absence of accused who has absconded or who fails to comply with the proclamation issued under section 84 of BNSS 2023 shall be deemed to be joint trial for the purpose of this section। ये न्यूली ऐड हुआ है, ये न्यूली ऐड हुआ है। इसने बोल दिया कि मान लो 3 लोग पकड़े गए, 2 लोग बाद में भाग गए, एक ही बचा। जो भाग गए उनको नोटिस इशू किए गए, उनको प्रोक्लेमेशन इशू करी गई, उनके लिए पब्लिश किया गया न्यूज़पेपर में कि भैया आओ कोर्ट में आओ जल्दी, केस आपके अगेंस्ट केस चला हुआ है, वो नहीं आ रहे हैं। तो उनके पीछे जो एक बंदा बचेगा उसका ट्रायल चला देंगे और वो ज्वाइंट ट्रायल माना जाएगा। जो बचा हुआ है वो कन्फेशन कर देगा और उनको फंसा देगा, तो वो कन्फेशन और उनके लिए रेलिवेंट कोर्ट मान सकता है। अर्थात हमारे सेक्शन 24 में 3 बातें बोली। पहली बात बोली कि जब कोई व्यक्ति कोई कन्फेशन करता है जिसमें अपने आप को फंसाता है, औरों को साथ में फंसाता है, तो कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट उस कन्फेशन को उसके अगेंस्ट तो रेलिवेंट मानेगी और उनके अगेंस्ट भी रेलिवेंट मान सकती है। और दूसरा, ऑफेंस का मतलब अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस से भी है। जब कोई व्यक्ति 3-4 लोगों ने मिलकर ऑफेंस किया है, तो ऑफेंस का मतलब ऐसा नहीं कि ऑफेंस ही किया है, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस भी कर सकते हैं, अटेम्प्ट ऑफ ऑफेंस भी कर सकते हैं। और तीसरा, ज्वाइंट ट्रायल का मतलब क्या होगा? जब कोई व्यक्ति का ट्रायल चला हुआ है पर जो बाकी लोग थे वो व्यक्ति भाग गए, प्रोक्लेमेशन इशू हुई, वो कोर्ट में नहीं आ रहे, तो उनके बिहार में जो ट्रायल चलेगा वो ज्वाइंट ट्रायल मान लिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ए एंड बी आर ज्वाइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी। इट इज प्रूव्ड दैट ए सेड बी एंड आई मर्डर्ड सी। द कोर्ट मे कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दिस कन्फेशन एज अगेंस्ट बी। ए और बी ने ज्वाइंटली ट्रायल चला हुआ था, ए और बी का मर्डर का ट्रायल चला हुआ था, और ए ने बोला कि मैंने, और बी ने मिलकर सी को मारा। तो ये जो कन्फेशन दी गई ए के जरिए, वो ए के अगेंस्ट तो रेलिवेंट होगी, वो बी के अगेंस्ट भी रेलिवेंट मानी जा सकती है। ये सेक्शन 24 बोलता है। अब 24 में मैं बताऊं आपको कुछ इसेंशियल्स है 24 के जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो आपको मानने पड़ेंगे। क्या इसेंशियल है वो बेसिकली सेक्शन 24 के? वो है हमारी ये सेक्शन 24 कब एप्लीकेबल होगा? सबसे पहले जब एक से ज्यादा लोगों के ऊपर इकट्ठा ट्रायल चलाओ, ज्वाइंट ट्रायल चलाओ, और ज्वाइंट ट्रायल लॉ ने परमिट भी किया हो, लॉ बोलता हो कि ज्वाइंट ट्रायल इसमें हो सकता है। इसके लिए आपको बीएनएसएस का चार्ज वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा। ज्वाइंट ट्रायल ऑफ द सेम ऑफेंस और फॉर इट्स अबेटमेंट। ज्वाइंट ट्रायल एक ही ऑफेंस का हो सकता है या उस ऑफेंस के अबेटमेंट अटेम्प्ट का भी हो सकता है। और वहां पे एक व्यक्ति कन्फेशन दे दे, तो ऐसे इस कन्फेशन में वो अपने आप को फंसाए और को भी साथ में फंसाए, तो ऐसी कन्फेशन रेलिवेंट हो जाएगी अगेंस्ट द अदर्स। तो अदर्स जो लोग हैं उनके अगेंस्ट भी कन्फेशन रेलिवेंट कोर्ट मान सकता है। कन्फेशन मस्ट बी ड्यूली प्रूव। अब आता है कि इस कन्फेशन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? अगर मान लो कोई व्यक्ति बोलता है मैंने और इसने मिलकर क्राइम किया, तो उसके अगेंस्ट तो ठीक है, पर एक्यूज को एक्यूज के अगेंस्ट उसकी क्या वैल्यू है? इसका आंसर कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में 1952 में दिया गया था। कोर्ट ने इस केस में, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, लैंडमार्क केस, को एक्यूज की कन्फेशन का। कोर्ट ने बोला कि जब कोई को एक्यूज कन्फेशन देता है जिसमें वो खुद फंसता है और औरों को फंसाता है, तो हो सकता है वो किसी को इम्प्लीकेट कर रहा हो,
तो हम ऐसी कन्फेक्शन को ज़्यादा महत्व भी नहीं दे सकते। ऐसी कन्फेक्शन के ऊपर हम बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। ऐसी कन्फेक्शन के लिए हमें डेफ़िनेटली हमें और भी सबूतों को देखना पड़ेगा, केवल उसी के कन्फेशन के आधार पे केस को डिसाइड नहीं किया जा सकता। दिस वाज़ हेल्ड इन कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। तो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट था और बड़े अच्छे से स्मूथली आपकी सहयोग से हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग एलएलबी की डेली क्लासेस लेते हैं, बीए एलएलबी के बच्चों को पढ़ाते हैं, एआईबी की डेली क्लासेस होती हैं, एलएलएम एंट्रेंस की क्लासेस चली हुई हैं और चलती रहती हैं, सीबीआई एपीपी की क्लासेस हमारी चली हुई हैं। एलएलएम अगर आप रेगुलर क्लासेस कर रहे हो तो वो हम लोग आपको देते हैं। एपीपी, एपीओ, क्लैट, यूजीसी, नेट, जुडिशरी, इन सभी सब्जेक्ट्स की हम तैयारी करवाते हैं। तो अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट के लिए नोट्स हमसे चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, आपको लेक्चर चाहिए, तो आप डेफिनिटली हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको मटेरियल देंगे। लेक्चर हमारे पास डिटेल्ड भी होते हैं, लेक्चर हमारे पास शॉर्ट भी होते हैं। हमारी वीडियो को प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ लाइक करें। हमारे चैनल को प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारा नया चैनल मुकेश मुनीश लो क्लासेस, उसको अपना प्यार दें। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग ऑलवेज। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।